हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में अमेरिकी संसद की शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम अमेरिकी संसद के दोनों सदन यानी कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियों का पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीनेट का देखेंगे कि इसके संगठन कैसे होता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई यानी राज्य के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु जब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 हो गई। अब हम देखते हैं कि सीनेट के सदस्यों के लिए निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है। सर्वप्रथम है कि जो व्यक्ति सीनेट के सदस्य के उम्मीदवार होना चाहते हैं तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वो 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। दूसरी है वह उस राज्य का निवासी हो जिसका वह प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है। और तीसरी, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। तो ये सब जो है उसमें जो योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। और सीनेट के सदस्यों का जो चुनाव है इसे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया है और यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो यह व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि वे अनेक बार किसी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। इसी कारण सन 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए और यह 1913 में पारित हुआ और तब से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया है और वह जनता की वैसे ही प्रतिनिधि बन गई जैसे प्रतिनिधि सभा। इसकी सीनेट की एक जो है वो स्थायी सदन है जिसकी 6 वर्ष का कार्यकाल 6 वर्ष जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। सीनेट की जो बैठकों के लिए कुल सदस्यों की बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है और कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां समान हैं। इन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 क्लर्क के लिए और $12,000 कार्यालय के वार्षिक खर्च के लिए भी मिलता है और अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा, चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ते और भाषण की स्वतंत्रता भी इन्हें प्राप्त है और सदन में किए गए भाषण के आधार पर उन पर कोई विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है ना। तो ये सब इसकी जो है वेतन भत्ते उन्मुक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं कि सीनेट की शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीनेट की जो है कानून निर्माण की शक्ति। सीनेट जो है अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण के क्षेत्र में गौण स्थिति प्राप्त होती है। जैसे कि भारत में हम देखते हैं राज्यसभा की जो शक्तियाँ जो है लोकसभा की तुलना में कम है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है।
साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं किए जाते जब तक कि दोनों सदनों की स्वीकार न कर लें। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों की स्थिति पूर्णतः समान है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से स्वीकृत करें। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ उच्च स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान यह भी लिखता है कि सीनेट जो है वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है और उन्हें अस्वीकार कर सकती है और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। सीनेट ने वित्तीय विधेयक के संशोधन करने का अधिकार का यह अर्थ लगाया जाता है कि उसके पास भेजे गए बजट या अन्य विधेयक को नए सिरे से बनाने का अधिकार रखती है। कभी कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को इतना संशोधित और परिवर्तित कर देती है कि संबंधी विधेयक शीर्षक के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से ही गौण है, व्यवहार में नहीं, है ना। कैसे है गौण? थोड़ा सा कि भाई वित्त विधेयक का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो पाता है, लेकिन स्वीकृति दोनों सदनों की मिलना आवश्यक है। और यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो यह विधेयक सम्मेलन समितियों को सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य की संख्या प्राय 3-3 सदस्य होते हैं और सम्मेलन समिति के दोनों सदस्यों में समझौता कराने का प्रयास करती है। व्यवहार में सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं और समझौता बहुत कुछ सीमा तक उसी रूप में हो जाता है जिस रूप में सीनेट चाहती है। ठीक है। दूसरी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, है ना। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी जो पहली शक्ति है वो है नियुक्तियों से संबंधित, है ना। नियुक्तियों के संबंध में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति की गई जाती है वो तभी वैध होती है जब सीनेट अपने साधारण बहुमत से उसे स्वीकृति प्रदान कर दे, है ना। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्ति कर सकता है। पहली वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र के संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी, मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशय के साथ स्वीकार कर ली जाती है कि राष्ट्रपति दूसरी जो है श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करे। वर्तमान में अमेरिका में सीनेट शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श करे, है ना, तो कर ले। और यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है, और यदि दोनों सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो वह सीनेटों के परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह से दूसरी जो शक्ति है वो है कार्यपालिका के क्षेत्र में जो सीनेट की वो है संधियों के संबंध में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उसे 2/3 बहुमत से स्वीकार नहीं कर ले। सीनेट की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी इस शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदार बन गई है। सीनेट अपनी इस शक्ति के संबंध में सदैव सचेत रही है। अनेक बार यह कहा जाता है कि प्रशासनिक समझौतों की प्रथा के कारण सीनेट की संधियों को स्वीकार करने की शक्ति का महत्व कम हो गया है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि प्रशासनिक समझौता का प्रयोग सीमित रूप में ही किया जाता है और प्रशासकीय समझौते सभी वार्ता के संबंध में संधि का विकल्प
नहीं है। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति की भी अपनी सीमाओं से परिचित है और वर्तमान समय में उसके द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की परराष्ट्र समिति के निकट संपर्क में रहते हुए ही किया जाता है। लास्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव रखने की दृष्टि से विश्व का कोई भी विधायी सदन सीनेट का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनेट की जो तीसरी जो कार्यपालिका शक्ति है वह है युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम दो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अमेरिकी जो है द्वितीय सदन सीनेट की संरचना और इसकी जो शक्तियों का अध्ययन किया, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।